स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे एसपीटी एक्ट 1949 का पार्ट 9, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4 कहां से कहां तक है? सेक्शन 27 से सेक्शन 42। और चैप्टर 4 में कौन सा सब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट है सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड एंड वैकेंट होल्डिंग। दो चीज का, वेस्टलैंड, ठीक है, और वैकेंट होल्डिंग। पहले हम लोग समझ लेंगे ये क्या है। ठीक है, तो सेटलमेंट में बंदोबस्ती, जो खराब पकड़ा पड़ा हुआ है उसको कल्टीवेशन के लिए या अदर पर्पस के लिए यूज करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है, वेस्टलैंड और वैकेंट होल्डिंग। वैकेंट होल्डिंग में पहले ही बता चुका हूं परिभाषाओं में। वैकेंट होल्डिंग, अगर कोई आदमी अपना लीगल हायर या सक्सेसर को छोड़े बिना मर जाता है तो उसका जमीन क्या हो जाता है? वैकेंट होल्डिंग हो जाता है। मतलब उसको जमीन को देखभाली, उसका बच्चा बुतरू नाती पोता या रिश्तेदार कोई नहीं है, वो मर गया, उसका जमीन अब क्या कहलाएगा? वैकेंट होल्डिंग। दूसरी बात, वेस्टलैंड में क्या कंफ्यूजन होता है? वेस्ट नाम से ही आपको सबको पता चल जाता है बेकार जमीन। ठीक है, बेकार जमीन नहीं है। ठीक है, वेस्टलैंड और बैरन लैंड में अंतर है। एक बंजर भूमि अलग चीज होती है, बंजर भूमि जहाँ खेती नहीं हो सकती। ये वेस्टलैंड है, मतलब इसका कोई यूज नहीं हो रहा है, इसलिए इसको वेस्टलैंड बोलते हैं। बाकी कोशिश करने से ये अच्छा खेत भी बन सकता है या इस जगह का बहुत अच्छे से यूटिलाइज भी किया जा सकता है। वेस्टलैंड मतलब बर्बाद भी नहीं, इसका यूज बहुत यूज होता है। ठीक है, बंजर से अलग समझिएगा इसको। अब हम लोग चलते हैं कि सेक्शन 27 क्या कहता है। ठीक है, सेक्शन 27 क्या कहता है? ये कहता है क्या? सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड एंड वैकेंट होल्डिंग। क्या? सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड एंड वैकेंट होल्डिंग। VH लिखता हूं, WL लिखूंगा, इसे बार बार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड एंड वैकेंट होल्डिंग बाय पट्टा। बाय पट्टा, पट्टा के तहत उसका सेटलमेंट करना। ठीक है, इसके बारे में लिखा गया। कैसे सेटलमेंट होगा? पट्टा के तहत। ठीक है, पट्टा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए। वैकेंट लैंड और वेस्टलैंड का सेटलमेंट कैसे होगा? पट्टा के द्वारा। ठीक है, इन ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। इन ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म मतलब जैसा लिखा गया, जैसे प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता है, उसी तरह उसमें लिखा रहता है ऐसे ऐसे खोलना, जल्दी सोना, 3 बजे दवा लेना, वही प्रिस्क्रिप्शन। उसी तरह ये इसमें जो प्रिस्क्रिप्शन है इस एक्ट के तहत उसी के तरीके से पट्टा देना, बस यही है। यही सेक्शन 27 कहता है। इसके बाद इसके बीच में क्या याद रखना? पट्टा का एक और नाम है। ठीक है, ये भी याद रखना पड़ेगा, अमलनामा। अमलनामा, ठीक है, अमलनामा मतलब पट्टा सेम। ठीक है, और क्या याद रखना है इस पॉइंट में? जो ये पट्टा का डॉक्यूमेंट तैयार होगा वो 4 कॉपी में होगा। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्वाड्रुप्लिकेट। ठीक है, क्वाड्रुप्लिकेट में होना चाहिए या 4 कॉपी होना चाहिए। ये 4 कॉपी में एक किसके पास रहेगा? जिसके नाम पे सेटलमेंट होगा, जिस रैयत के नाम से सेटलमेंट किया जाएगा उस रैयत के पास जाएगा, एक डीसी के पास जाएगा, एक लैंडलॉर्ड के पास जाएगा, एक विलेज हेडमैन या मूल रैयत जो भी फिजिबल है उसके पास जाएगा, जो जिसके अंदर वो रैयत आता है उसके पास जाएगा। यही 4 कॉपी में बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वाड्रुप्लिकेट होता है मतलब 4 कॉपी में ये जो पट्टा का डॉक्यूमेंट बन है वो बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब किसके पास पावर है? ये पट्टा देने का पावर किसके पास है? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है जब हम लोग विलेज हेडमैन पढ़ रहे थे उस समय, कि पट्टा देने का अधिकार किसके पास है? विलेज हेडमैन के पास है। पट्टा दे विलेज हेडमैन या मूल रैयत, ये पट्टा दे सकता है, किसी भी रैयत के नाम पे बंदोबस्ती कर देगा, भाई तुम उस वेस्टलैंड या वैकेंट होल्डिंग को यूज करो कुछ दिन के लिए या हमेशा के लिए, जो भी वहां पे टर्म एंड कंडीशन सेट किया जाएगा उस अकॉर्डिंगली। तो पट्टा देने का सही पावर किसके पास है? विलेज हेडमैन और मूल रैयत। ठीक है, और कंफर्मेशन कौन देगा इसका? कंफर्मेशन देखिए
डीसी ही मालिक बन जाता है सब चीज में, डीसी। और ये जो पट्टा का चीज है ये एसडीओ, डीसी का पावर एसडीओ ही यूज करेगा, कंफर्मेशन दे देंगे। क्लियर? ठीक है, डीसी बोलिए डायरेक्ट एसडीओ, डीसी के नीचे ही एसडीओ आता है, ये प्रशासनिक विभाग का है। तो डीसी का ऑर्डर लाइन लाइन वाइज मतलब जो हियरार्किकल बनाया गया है उसी अनुसार फॉलो किया जाएगा। तो डीसी ही इसको अनुमति देता है, लेकिन एसडीओ को ये पावर दिया गया है कि भाई तुम कंफर्मेशन दे दो, बस यही है। अगला क्वेश्चन, ये 27 खत्म। 27 में इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। अब 28 क्या कहता है भाई? सिंपल है। 28 में सेटलमेंट ऑफ वास्ट लैंड एंड विलेज, सॉरी वैकेंट होल्डिंग, वेस्टलैंड एंड वैकेंट होल्डिंग को जब सेटलमेंट किया जाएगा उस दौरान कौन कौन से प्रिंसिपल अपनाए जाएंगे, कौन से थ्योरी या कौन कौन सी कंसिडरेशन को अपनाया जाएगा कि जब हम किसी जमीन को वैकेंट लैंड पड़ा हुआ है, किसी का नहीं है, वैकेंट होल्डिंग वेस्टलैंड किसी का नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो हम लोग सेटलमेंट करेंगे, किसी आदमी को यूज करने के लिए देंगे, तो उसमें हम लोग कौन कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, ठीक है, जो प्रोसीजर होगा कौन कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा। तो 4 प्रिंसिपल मस्ट है, उसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है भाई? फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फेयर मतलब साफ सुथरा, ये नहीं कि पैसा दे के किसी को दे दो। इक्विटेबल मतलब बराबर तरीके से, जिसको जितनी औकात है उतना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एच रेयत, जिस रेयत को जितनी जरूरत है उतना जमीन देंगे। उसकी कैपेसिटी को भी देखा जाएगा, रेयत जिसको हम लोग सेटलमेंट करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट को भी देखा जाएगा, कितना देने से उसका काम चल जाएगा, वो सही रहेगा। उसके बाद उसकी कैपेसिटी को भी देखा जाएगा। एक आदमी एकदम गरीब है, उसको बहुत सारे लैंड सेटलमेंट करके दे दिया, 50 बीघा दे दिया, लेकिन उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है 50 बीघा जमीन को वो खेती कर ले, तो उसका कैपेसिटी भी देखा जाएगा। क्योंकि सेटलमेंट का मेन जो मोटो है ये है कि हमारा जो वैकेंट लैंडिंग है और वेस्ट लैंडिंग का यूज हो जाए, उससे उत्पत्ति होगी तो कोई आदमी उन्नत होगा, आदमी उन्नत होगा तो राज्य उन्नत होगा, राज्य उन्नत होगा तो देश उन्नत होगा। मतलब वो फालतू पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है, ठीक है। वो किसी रेत के साथ सेटलमेंट कर दो ताकि कुछ अनाज उपजा के देश को दे, ठीक है। तो उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी कैपेसिटी देख के उसको दिया जाता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा? फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको जितनी औकात है उतना देना है, और रिक्वायरमेंट के आधार पर देना है। कि एक आदमी को ही क्या बोलता है 50 बीघा दे दिया, कैपेसिटी तो उसके पास है, लेकिन 50 बीघा वो लेगा तो क्या होगा, उसके बदले 10 गरीब आदमी को दे दें। इस सब चीज है फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। अगला है देखिए 2 नंबर क्या है? रेंडर्ड सोशल सर्विस, ठीक है। स्पेशल क्लेम इसको कहते हैं। स्पेशल क्लेम को देखते हैं हम लोग, स्पेशल क्लेम कर सकते हैं इसे, ठीक है। स्पेशल क्लेम कौन करेगा भाई? हु हैज रेंडर्ड सर्विस, ठीक है। हु हैज रेंडर्ड सर्विस, कोई आदमी है जिसने सर्विस दिया, सेवा दिया है, किसको? इस गांव में रहने वाले विलेज कम्युनिटी को, पूरे गांव के समुदाय को सेल्फलेस सेवा दिया है, ठीक है। मतलब कोई आदमी है जो फ्री में पूरे गांव के बच्चे को पढ़ाता है, वो सर्विस दिया है। रेंडर मतलब देना, प्रदान करना। हु हैज रेंडर सर्विस, किसको? विलेज कम्युनिटी को दिया हो, किसी समाज को दिया हो, सोसाइटी को दिया हो, कोई समाज सुधारक टाइप का है, या फिर कंट्री या स्टेट को सेवा दिया है, उसके लिए स्पेशल ध्यान रखा जाएगा। जैसे फौजी, आप लोगों ने सुना ना, फौजी को वहां का जमीन दिया गया। पुराने जमाने में सुनते होंगे, आजकल तो सब बदल गया, आजकल जमीन नहीं बचा, सब सेटलमेंट हो गया सबका। तो क्या देगा? पुराने जमाने में लोग सुने होंगे फौजी जो है उसको थोड़ा जमीन दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो क्या होता है, वही सेटलमेंट होता है। तो ऐसे आदमियों को स्पेशल ध्यान रखा जाएगा सेटलमेंट के तहत। आजकल सेटलमेंट लगभग नहीं किया, सारे जमीन हो गया सेटलमेंट, ठीक है। थोड़ा जो बचा होगा वही सब चीज होता होगा कहीं कहीं। तीसरा नंबर
कॉन्टिन्यूटी एंड प्रॉक्सिमिटी देखा जाएगा। तीसरा कॉन्टिन्यूटी एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ ये जो वैकेंट लैंड है, वैकेंट होल्डिंग है एंड वास्ट लैंड है, इसका कॉन्टिन्यूटी एंड प्रॉक्सिमिटी देखा जाएगा टू रेयर्स होल्डिंग। ठीक है, ये है मतलब कॉन्टिन्यूटी एंड प्रॉक्सिमिटी। जैसे अगर किसी आदमी का जमा, उसका नाम का मतलब किसी रेयत का जमाबंदी होल्डिंग जो है, होल्डिंग वो जो है यहाँ पे है और वेस्टलैंड यहाँ पे है, तो क्या करेगा, सेटलमेंट करते समय यही वाला थोड़ा सा जमीन इसको दे देगा ताकि इसको सुविधा हो। तो प्रॉक्सिमिटी में सामने और कॉन्टिन्यूटी जैसे लगातार इसको जमीन मिल जाए, इस चीज को ध्यान में रखा जाएगा कि अगर किसी रेयत को फायदा हो रहा है सेटलमेंट में उस जमीन में, तो वही वाला जमीन दिया जाएगा। ठीक है, सेटलमेंट में ये कॉन्टिन्यूटी एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ वैकेंट होल्डिंग एंड वेस्टलैंड टू रेयत्स होल्डिंग, रेयत की होल्डिंग की अगर कॉन्टिन्यूटी में आ रहा है और उसकी प्रॉक्सिमिटी में आ रहा है तो उसको ही देगा। इस चीज को ध्यान में रखा जाएगा। चौथा प्रोविजन क्या है, बताया गया है कि लैंडलेस लेबरर जो है उसका ध्यान रखा जाएगा, उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। चौथा क्या है, लैंडलेस लेबरर को, लैंडलेस लेबरर जो है उसको, मतलब जिसके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन मजदूरों को ध्यान रखा जाएगा। अगर उस सेटलमेंट जब हो रहा है तो इसको प्राथमिकता दिया जाएगा, क्योंकि इसके पास जमीन नहीं है। ये हो सके उसको खेत में छोटा छोटा देगा, ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि ये खुद ही गरीब है, ज्यादा एरिया को ये कल्टीवेट कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए जो रिकॉर्ड, उस गांव के रिकॉर्ड ऑफ राइट को देखा जाएगा कि यहाँ पे जो जिस आदमी का नाम रिकॉर्डेड है, जिसका यहाँ रेसिडेंस है, परमानेंटली ड्वेलिंग है, उस आदमी को ढूंढा जाएगा और उसको सेटलमेंट में भागीदारी दिया जाएगा। ठीक है, ताकि उसका जीवन स्तर अच्छा हो। मेन काम एसपीटी एक्ट या किसी भी एक्ट का ही होता है कि एकदम गरीब से गरीब आदमी को ज्यादा फायदा हो। ठीक है, तो लैंडलेस लेबरर, भूमिहीन मजदूर, उसी को जो उस गांव का परमानेंट स्थायी निवासी है मगर भूमिहीन है, उसको ध्यान में रखा जाएगा। यही है 4 प्रिंसिपल व्हाइल सेटलिंग ऑफ वेस्टलैंड एंड वैकेंट होल्डिंग। 28 हो गया ये। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे 29। 29 क्या कहता है, 29 प्रोहिबिट करता है। आपने देखा कि 29 पहले अब इस सेटलमेंट कौन कर लेगा, इसको सेटलमेंट का अधिकार विलेज हेडमैन को है या मूल रैयत को है, विलेज हेडमैन या मूल रैयत, इसी को सेटलमेंट का अधिकार है। शुरुआत यही करेगा, डीसी का परमिशन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अधिकार इसी को है। तो विलेज हेडमैन और मूल रैयत को यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है 29 नंबर कॉलम में कि तुम अपने नाम पे सारा सेटलमेंट मत कर लेना। ठीक है, अपने नाम पे अगर यहाँ पे प्रोहिबिशन नहीं लगाएगा तो सारे पैसा देके विलेज हेडमैन जो भी वेस्ट लैंड है या वैकेंट होल्डिंग है अपने नाम पे सेटलमेंट करवा लेगा। इसलिए यहाँ पे रोका गया है। मूल रैयत और विलेज हेडमैन नॉट टू सेटल, विलेज हेडमैन एंड मूल रैयत नॉट टू सेटल वेस्टलैंड एंड वैकेंट होल्डिंग ऑन हिज ओन नेम। ठीक है, अपने नाम पे वैकेंट नहीं कर सकता। कहीं कहीं 2 मूल रैयत है तो ये भी याद रख लीजिएगा कि कहीं कहीं 2 विलेज हेडमैन भी होते हैं। अभी पढ़ेंगे आज में, किसी किसी गांव में 2 विलेज हेडमैन या को मूल रैयत भी होते हैं, 2 मूल रैयत होते हैं। तो विलेज हेडमैन एंड मूल रैयत नॉट टू सेटल वेस्ट लैंडिंग एंड वैकेंट होल्डिंग और वेस्ट लैंड ऑन हिज ओन नेम और को मूल रैयत। ठीक है, को मूल रैयत, किसी 2 मूल रैयत है तो ऐसा ना हो कि अपने बगल वाले 2 मूल रैयत है वो तो भाई मैं तेरे को सेटल कर देता हूँ लेकिन तू ही मूल रैयत है तेरे ही नाम पे कर देता हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या को विलेज मैन, 2 विलेज मैन है ना, विलेज हेडमैन तो दूसरे विलेज मैन को, ये सेटलमेंट को प्रोहिबिट करता है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि विलेज हेडमैन के नाम पे या मूल रैयत के नाम पे जमीन सेटल नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर विलेज हेडमैन और मूल रैयत के नाम पे जमीन का सेटलमेंट हो रहा है तो प्रायर परमिशन ऑफ डीसी। ठीक है, इसमें पूरा हर एक चीज डीसी ही है, डीसी मालिक है एसपीटी एक्ट में। कोर्ट का तो बहुत ही कम नहीं के बराबर ही कोर्ट को पावर दिया गया है। सीधे 29 क्या कहता है, विलेज हेडमैन एंड मूल रैयत नॉट टू सेटल वेस्टलैंड और वैकेंट लैंड या वैकेंट होल्डिंग विथ हिज ओन नेम और को मूल रैयत या को विलेज हेडमैन। क्लियर, यही 29 कहता है। 30 क्या कहता है, सेक्शन 30 यही कहता है कि वैकेंट होल्डिंग या वेस्टलैंड, ठीक है, वेस्टलैंड और वैकेंट होल्डिंग कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इनटू subdivided for the purpose of settlement। मतलब कहता है कि जो बहुत बड़ा वैकेंट होल्डिंग है या वेस्ट लैंड है, इसको सब डिवाइड नहीं कर सकते आप। ऐसे डिवाइड करके इसका सेटलमेंट कर दिए, इसका नहीं किए, या कुछ यहाँ बीच वाला कर दिए, अच्छा वाला कर दिए, खराब वाला कर दिए, तो वही मना करता है कि नहीं, वैकेंट लैंड होल्डिंग या जो भी एक जगह पे है उसका एक ही साथ ही सेटलमेंट होगा। सब डिवाइड करके आप सेटल नहीं कर सकते हो, सब डिवाइड नहीं कर सकते हो आप। इसके लिए प्रोविट किया गया विलेज हेडमैन और मूल रैयत को। विलेज हेडमैन और मूल रैयत को प्रोविट किया है कि सब डिवाइड करके आप किसी वैकेंट होल्डिंग या वेस्टलैंड को सेटलमेंट नहीं कर सकते हो। अगर कहीं जरूरना भी पड़े, अगर कहीं सेटलमेंट ऐसी भी परिस्थितियां हो गई कि तोड़ के ही सेटलमेंट करना पड़ेगा, उस समय वो भी हो सकता है, लेकिन प्रायर परमिशन टू डीसी, हर जगह डीसी यही है। बस 30 यही कहता है कि सब डिवाइड करके आप सेटलमेंट नहीं कर सकते, एक ही साथ सेटलमेंट करो। अगला क्या कहता है, 30 हो गया। 31 क्या कहता है, क्या करता है, 31 उस गांव के लिए है। ठीक है, 31 उस गांव के लिए है जहां 2 लैंडलॉर्ड हो, वैकेंट होल्डिंग का वास्ट लैंड का मान लीजिए 2 लैंडलॉर्ड हो, 2 मूल रैयत हो, या और 2 विलेज हेडमैन हो। ऐसी स्थिति की जिक्र किया है कि किसी गांव में या तो ये पूरा 6 भी हो, या पूरा 4 भी हो, या ये 2 हो बाकी 1 हो। कभी ऐसा सिचुएशन में हो, जितना भी आदमी हो, उस समय में क्या होता है, सेटलमेंट कैसे होगा, ज्वाइंटली होगा। सेटलमेंट कैसे होगा, ज्वाइंटली होगा। ठीक है, मतलब सबकी मंजूरी के बाद ही। ठीक है, सबकी मंजूरी के बाद ही। देखिए, सेटलमेंट कौन करता है, विलेज हेडमैन, ये मैं बताया हूं। लेकिन विलेज हेडमैन सेटलमेंट तभी करेगा, डीसी का प्रायर परमिशन, लैंडलॉर्ड की सहमति, ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है, करेगा विलेज हेडमैन, लेकिन सबका सहमति जरूरी है। तो यहाँ पे जब ऐसी स्थिति हो गया, या तो 2 लैंडलॉर्ड है, या 2 मूल रैयत है, या 2 विलेज हेडमैन है, या जो भी जितना भी हो, सबका सहमति होना चाहिए। और उस जगह पे सेटलमेंट कैसे होगा, ज्वाइंटली, मतलब सबका परमिशन होना चाहिए। ठीक है, सब कोई मिल के करना चाहिए वो सेटलमेंट, सबकी सहमति होना चाहिए। अगर सबकी सहमति के बिना अगर वो सेटलमेंट हुआ है, तो जो आदमी एग्रीड है, जिस आदमी को उसके वजह से नुकसान पहुंचा है, वो आदमी डीसी के पास जाएगा और डीसी को बोलेगा कैसे ऐसी बात है भाई, 2 लैंडलॉर्ड है, एक ने परमिशन दी, सेटलमेंट में परमिशन था, दूसरे का नहीं था। वो इंक्वायरी बैठाएगा, जांच में पाया जाएगा सही, तो ये सेटलमेंट को रद्द किया जाएगा। ठीक है, तो यही कहता है कि वेयर इन द विलेज देयर आर मोर देन 1 लैंडलॉर्ड और मूल रैयत और विलेज हेडमैन
in that village if settlement taking place, all three portfolio must have consented on that settlement, otherwise ये डीसी इसको सेट असाइड कर देगा। ठीक है, यही है 31। 32 क्या कर सकता है? 32 क्या करता है देख लीजिए। 32 में क्या करता है, यहाँ पे कोई भी आदमी अगर सेटलमेंट से दुखी है, जो सेटलमेंट हुआ है उससे कोई भी आदमी दुखी हो रहा है तो ऑब्जेक्शन करेगा। ऑब्जेक्शन बिफोर डीसी, ठीक है, फॉर सेटलमेंट जो हुआ है उसके खिलाफ अगर कोई आदमी एग्रीड है, दुखी है कि उसको सही हिस्सा नहीं मिला, उस रैयत को मतलब बहुत ज्यादा उससे नुकसान हुआ, या फिर उसको उसका हिस्सा नहीं आया, वो सेटलमेंट का सबसे योग्य उम्मीदवार था, या जो भी हो जाए, अगर कोई भी आदमी सेटलमेंट से खुश नहीं है जो सेटलमेंट कराया गया है, तब वो क्या करेगा, ऑब्जेक्शन करेगा बिफोर डीसी के पास। कब करेगा? टाइम पीरियड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विदिन 1 ईयर, ठीक है, फ्रॉम सेटलमेंट जिस दिन से लागू हो गया उस दिन से लेके 1 साल के भीतर वो ऑब्जेक्शन रेज करेगा किसके पास? डीसी के पास। ठीक है, फिर डीसी जांच बैठाएगा, पता करेगा, अगर उसको लग रहा है कि यहाँ पे जो सेटलमेंट है वो गलत तरीके से हुआ है और एग्रीड को उसका हक मिलना चाहिए, तब नोटिस देगा, सबको बुलाएगा, डेट फिक्स करेगा और एग्रीड को उसका राइट देगा। बस यही है ऑब्जेक्शन बिफोर डीसी अगेंस्ट सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड एंड वैकेंट होल्डिंग। बस यही कहता है ये वाली धारा। 1 नंबर में वो 1 नंबर जो 32 का 1 में क्या करेगा? ऑब्जेक्शन रेज करेगा। 32 का 2 में क्या होता है? कुछ नहीं, डीसी इंक्वायरी बैठाएगा, जांच करेगा, सही पाया जाएगा तो डेट देगा, सबको बुलाएगा और एग्रीड का जो दुख है वो दुख को दूर किया जाएगा। यही है 32। अब 33 क्या कहता है? 33 ये कहता है कि भाई 5 ईयर के भीतर, 33 का कहना है देखिए 33 ये कहता है सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड एंड वैकेंट होल्डिंग इज liable to be set aside। aside मतलब set aside मतलब खत्म करना, हटाना। liable to set aside if not cultivated within 5 year। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 5 साल, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें डीसी को पावर दिया गया है कि जिस वैकेंट होल्डिंग या वेस्टलैंड का सेटलमेंट किया गया है, सेटलमेंट का पर्पस ही सबसे बड़ा होता है कल्टीवेशन, कि जमीन फालतू ना पड़ा रह जाए, खेती हो, तो इसलिए सेटलमेंट किया गया है। या फिर कभी कभी घर बनाने के लिए या विशेष पर्पस के लिए भी सेटलमेंट होता है, ये नहीं कि सिर्फ खेती। लेकिन खेती मान लीजिए 95% वेटेज खेती का रहता है, 5% अलग चीज के लिए सेटलमेंट किया जाता है। अगर सेटलमेंट खेती के लिए किया गया है, ठीक है, और नॉट कल्टिवेटेड, 5 साल तक कोई खेती ही नहीं कर पाया, कोई बहुत गरीब आदमी को दे दिया, खेती नहीं कर पाया, कोई ऐसे आदमी को सेटलमेंट कर दिया जो कनाडा में रहता है या पाकिस्तान में रहता है, तो वो जमीन ऐसे का वैसे पड़ा हुआ है, उसको देखने के लिए 5 साल के भीतर, 5 साल तक अगर खेती नहीं हुआ है, उस समय क्या करेगा? उस समय क्या होगा? या तो वहां की जमाबंदी रेयत, ठीक है, कोई जमाबंदी रेयत, और भी बहुत सारे रेयत है ना, वो जो खेती नहीं कर रहा वो तो छोड़ो, और भी रेयत है, उसके एप्लीकेशन पर या विलेज हेडमैन या मूल के एप्लीकेशन पर या मूल रेयत के
एप्लीकेशन पर या लैंडलॉर्ड के एप्लीकेशन पर इस सेटलमेंट को सेट असाइड किया जा सकता है। इन लोग कहाँ पे एप्लीकेशन देगा? डीसी के पास देगा। डीसी जांच बैठाएगा, भाई 5,000 इसको खेती करने के लिए दिए था, 5 साल से तो ये है ही नहीं, खेती ही नहीं कर रहा है। तो एप्लीकेशन कोई भी दे सकता है, जितने भी लोग हैं वहां के जमाबंदी, रैयत, लैंडलॉर्ड, मूल रैयत एंड विलेज हेडमैन, डीसी को। ठीक है, तो डीसी इस सेटलमेंट को सेट असाइड कर सकता है, सेट असाइड में हटाना, और फिर से रीसेटलमेंट करा सकता है, फिर से रीसेटलमेंट कराएगा, फिर से रीसेटलमेंट करा के जिस आदमी को फिर वही प्रिंसिपल अपनाएगा और जो प्रोसीजर है फिर पट्टा देगा, फिर प्रिंसिपल निकालेगा, वही फिर से सेटलमेंट का प्रोसीजर शुरू करेगा। ये कहता है क्या? सेटलमेंट और विलेज हेडमैन, ये 33 कहता है। ठीक है, ये 33 कहता है। ठीक है, 32 तो ऑब्जेक्शन रेज किया था ना, 32 ऑब्जेक्शन रेज किया, 32 में हम लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया था एग्रीड पार्टी द्वारा। ये 33 है। जब सेट असाइड किया जाएगा 5 साल तक अगर खेती ना हुआ तो। 34 क्या कहता है? क्या कहता है? 34 देखिए, वेस्टलैंड 34 क्या कहता है? ये डीसी का पावर है। ठीक है, सब डीसी का ही पावर है इसमें। एसपीटी एक्ट में डीसी का ही सारा मैक्सिमम पावर वेस्टेज टू डीसी। ठीक है, ये क्या कहता है? 34 कहता है कि डीसी में सेट अपार्ट जाहिर थान, बर्निंग ग्राउंड एंड ब्यूरियल ग्राउंड में कब्रगाह जहाँ दफनाया जाता है, बर्निंग ग्राउंड मतलब जहाँ पे जलाया जाता है, और जाहिर थान एक पूजा स्थल है। ठीक है, तो यही कहता है कि डीसी में सेट अपार्ट जाहिर थान, बर्निंग ग्राउंड एंड ब्रूअल ग्राउंड फ्रॉम वेस्टलैंड एंड वैकेंट होल्डिंग। देखिए यहाँ पे डीसी का ये शक्ति है कि वेस्टलैंड और वैकेंट लैंडिंग इतना बड़ा जमीन है, तो इस पर्पस के लिए थोड़ा सा जमीन, थोड़ा करके जमीन जरूरत के हिसाब से इस सब पर्पस के लिए वैकेंट होल्डिंग से अलग करके कुछ जाहिर थान बनाया सकता है, बर्निंग ग्राउंड बनाया जा सकता है, ब्यूरियल ग्राउंड बनाया जा सकता है। ठीक है, सेट अपार्ट मतलब अलग करना। तो फिर ये जब अलग हो जाएगा, ये सब अलग हो जाएगा, तो अब वैकेंट होल्डिंग यही कहलाएगा। बाकी तो कोई ब्यूरियल ग्राउंड हो गया, कोई बर्निंग ग्राउंड हो गया, कोई जाहिर थान हो गया, तो 3 चीजों के लिए सेट अपार्ट कर सकता है। ये कौन बोलता है? आर्टिकल 34। कहानी क्या होता है? ऐसे ही नहीं जबरदस्ती जाके बना दो किसी वैकेंट होल्डिंग को, ये सब भी परमिशन नहीं है। ये तभी बनेगा जब ये तीनों चीज गांव के ऐसे जगह पे है जो अनसुटेबल है, रोड से टच है, या वहां पर रोड निकलेगा, या यहाँ से सरकारी कोई उसी जो बुरियल ग्राउंड है उसी के ऊपर स्कूल बनाना चाहता है। मैं एग्जांपल के लिए थोड़ा बोल देता हूँ। तो उस समय या बर्निंग ग्राउंड पे कुछ रोड निकालना चाहता है गवर्नमेंट, तो उस समय क्या कहेगा? वैकेंट होल्डिंग का एक कुछ भाग ये सब बना दिया जाए। ये कैसे होगा भाई? पूरी तरह से सबके सहमति से होगा। डीसी तो करने का पावर है, सहमति कौन देगा? रैयत देंगे, लैंडलॉर्ड्स देंगे, मूल रैयत देंगे, सब सहमति देगा तभी होगा। वहां के गांव के लोगों के सहमति के साथ ही होगा। ठीक है, जबरदस्ती तो कुछ होता नहीं है लोकतंत्र में। ठीक है, 34 हो गया। 35 क्या कहना चाहता है? 35 मना करता है सेटलमेंट के लिए जगह को। 35 कहता है कि कोई वाटर रिजर्वियर है। ठीक है, वाटर रिजर्वियर। ठीक है, कोई वाटर रिजर्वियर है, चैनल है, या
कोई चैनल है, ठीक है, चैनल मतलब जहां से पानी निकाल, सिंचाई के लिए पानी निकाला जाता है, वाटर रिजर्वियर है। और ये सब चीज का यूज करने के, ये सब चीज या टैंक है या तालाब है या आहार है, आहार मतलब ही तालाब को ही कहते हैं, या पौंड है, कोई भी चीज हो वाटर से संबंधित जिसमें वाटर रिजर्व करते हैं और जिसका पर्पस या तो सिंचाई है या तो नहाना है, बाथिंग है या भैंस धुलाना है, जो पब्लिक जनरली यूज करते हैं, या किसी चीज को धोने के लिए यूज करते हैं, ऐसे जगह का सेटलमेंट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे जगह का सेटलमेंट नहीं होगा। किसका 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 वाटर रिजर्वियर हो गया, चैनल हो गया, मतलब पानी से संबंधित जहां पानी जमा करते हैं और उसको जनरल पर्पस हर आदमी यूज करते हैं, ऐसे जगह का सेटलमेंट नहीं होगा। और नॉट यूज फॉर सेटलमेंट क्यों होता है? कल्टीवेशन के लिए या अदर पर्पस के लिए। नॉट यूज फॉर कल्टीवेशन खेती के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, या खेती के लिए आप सेटलमेंट नहीं कर सकते हो, या अदर पर्पस घर बनाने के लिए या किसी और पर्पस से। ठीक है, तो ये 35 कहता है अगर ऐसे जगह को किसी जरूरत आ जाए कि इसको हम लोग सेटलमेंट करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट के सामने भी कभी कभी समस्या हो जाता है, कभी कभी गांव की रिक्वायरमेंट भी होती है, उस समय क्या करेगा, सबकी सहमति चाहिए, उस गांव के जमाबंदी रैयतों की भी, लैंडलॉर्ड की भी, विलेज हेडमैन, मूल रैयत, सबकी उसमें रजामंदी चाहिए। ठीक है, उसके ये सेक्शन 1 में कहता है। और सेक्शन 2 में ये कहता है कि भाई ये सब चीज पानी यूज करने के लिए, सिंचाई, नहाना या जो भी चीज हो गया, ये सब चीज के लिए नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, कोई फी नहीं लिया जाएगा, ना लैंडलॉर्ड की तरफ से, कोई भी प्रोप्राइटर मतलब इसका जो भी मालिक हो, मालिक भले कोई भी हो, लेकिन कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा जनरल पर्पस यूज के लिए। ये सेक्शन 35 कहता है। 36 क्या कहता है? 36 में बहुत सारे जगहों का वर्णन है। ठीक है, 36 में बहुत सारे ऐसे पब्लिक प्लेस का वर्णन है, पब्लिक प्लेस का वर्णन है जिसको आदमी कॉमन यूज करता है। ठीक है, कॉमन यूज करता है, उसका सेटलमेंट नहीं हो सकता, यही कह रहा है, सेटलमेंट नहीं हो सकता, यही कह रहा है, नहीं होता, यही है 36 का कहना है। ये 9-10 चीजें ऐसे है, उन सबको आपको याद कर लीजिए। और कोई आदमी, ये जो पब्लिक यूज का आदमी है ना, चाहे वो लैंडलॉर्ड हो या मूल रैयत हो या कोई भी हो, अपने यूज के लिए उस जगह को अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं कर सकता, वो भी यूज कर सकता है, मगर ऐसा नहीं दूसरे को यूज करने ना दे। आप विलेज हेडमैन हो ना, ये वाली जमीन मेरी है। ठीक है, कॉमन यूज होगा, कोई आदमी अपने ओन यूज के लिए, सिर्फ अपने ओन यूज के लिए नहीं कर सकता। वो सब जगह क्या रिवुलेट्स हो गया, रिवुलेट्स मतलब क्या हो गया, गांव में देखते हैं जोरिया जिसको बोलते हैं, जोरिया या जोर, या छोटी सी नदी, ठीक, नाला से थोड़ा बड़ा, रिवुलेट्स को, वो भी तो जमीन में ही जा रहा है, तो उसका सेटलमेंट तो हो ही नहीं सकता है। प्लस उसको सेटलमेंट नहीं हो सकता है, इसी का मतलब है कि आप खेती में यूज नहीं कर सकते या अदर पर्पस में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बुक आप जब SPT की किताब देखेंगे, वहां पे लिखा हुआ कि फॉर कल्टीवेशन, अभी जितने भी चीज लिखूंगा कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, तो वही सेम वर्ड है। सेटलमेंट ही, डायरेक्ट सेटलमेंट ही ना करूं तो कल्टीवेशन कैसे होगा? तो क्या है, रिवुलेट, नाला, जो नाला होता है। और क्या क्या है, विलेज बाउंड्री ऑफ विलेज या विलेज का बाउंड्री। ठीक है, विलेज का बाउंड्री जो बनाया जाता, देखिएगा कहीं कहीं पे पत्थर से, बहुत सारी जगह पे पत्थर गड़ी, ये सब जो होता है, प्लस मार्किंग जो होता है कि इस एरिया, ये यहाँ तक गांव है, उस बाउंड्री को भी आप क्या बोलता है, सेटलमेंट नहीं कर सकते हो। बर्निंग एंड बुरियल ग्राउंड, ये सब चीज का सेटलमेंट नहीं कर सकते हो। आगे क्या है, भूल रहा हूं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आगे। प्लेस ऑफ वर्शिप है, पाथ है, रोड है, प्लेस ऑफ वर्शिप, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया,
अब ये सब मस्जिद को आप ये कर सकते हो क्या, सेटलमेंट। प्लेस ऑफ वर्शिप हो गया, पाथ हो गया, पाथ, रोड हो गया। रोड और पाथ में यही अंतर है, रोड तो सबको पता है कि रोड सीमेंटेड रहता है, पाथ मतलब पगडंडी। इस गांव से उस गांव जाने के लिए रास्ते में पगडंडी टाइप का लोगों बना देता है, उस पगडंडी को भी आप नहीं कर सकते हो, का भी सेटलमेंट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद कैंपिंग ग्राउंड, कैंपिंग ग्राउंड खेल मैदान, 9 नंबर सारे तो मुझे याद आ गया। कैंपिंग ग्राउंड, कैंपिंग ग्राउंड, ठीक है, जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, उसको भी आप सेटलमेंट नहीं कर सकते हो। कैंपिंग ग्राउंड बोलिए, या फिर जहाँ पे कैंपिंग ग्राउंड का मतलब क्लब टाइप का होता है, जो आप 37 सेक्शन 37 क्या कहना चाहता है। सेक्शन 37 कुछ नहीं है, इसमें क्या है, राइट ऑफ रेयर्स, राइट ऑफ रेयर्स, राइट ऑफ रेयर्स टू ग्रेज लैंड, टू ग्रेज लैंड। ग्रेज मतलब पशु चराना, ठीक है, ग्रेज लैंड मतलब ग्रेजिंग लैंड जो है उस पे रेयत का अधिकार। यही कहता है कि रेयत अपने गाय को उस पे चरा सकता है, या अपने बकरी को या भैंस को, जो भी है उसको ग्रेजिंग लैंड में चरा सकता है, कोई उसको मना नहीं करेगा। इसके अधिकार 37 का 1 में यही लिखा होगा कि कोई भी आदमी का राइट है, उस गांव के जमाबंदी रैयत का राइट है कि जो 38(2) के तहत, 38(2) के तहत, अभी 37 पढ़ रहे हैं, 38 सेक्शन अभी आएगा। 38(2) के तहत डीसी जिसे ग्रेजिंग लैंड घोषित कर दिया गया है, ग्रेजिंग लैंड घोषित किया है उसमें, ठीक है, उसमें चरा सकता है। 38 अभी हम लोग पढ़ेंगे। 38 में तरीका बताया जाएगा कि कैसे किसी को ग्रेजिंग लैंड, किस जगह को गोचर भूमि, उसको गोचर भूमि बोलते हैं, घोषित किया जाता है। तो 37 यही कहता है कि जो डीसी 38(2) के तहत जो भी लैंड को ग्रेजिंग लैंड बनाएगा, उस लैंड में उस गांव के सारे जमाबंदी रेतों को अपने पशु चराने का बराबरी का अधिकार है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। लेकिन इंडिया में या वर्ल्ड में कोई भी ऐसे कानून नहीं है जो एब्सोल्यूट हो, सब में कुछ न कुछ प्रोवाइडेड दैट, बट, ये सब लगा हुआ। इसमें भी प्रोवाइडेड दैट है। प्रोवाइडेड दैट क्या होगा, कानून, जंगल का कानून, ठीक है, जंगल का कानून, जंगल लॉ टूटना नहीं चाहिए, जंगल लॉ नहीं तोड़ना चाहिए, प्रोवाइडेड है। इसमें क्या है, इसमें 2 पॉइंट और दिए हुए हैं 37 में कि एक दूसरे गांव का, ठीक है, दूसरे गांव का गाय बैल बकरी इस गांव के ग्रेजिंग लैंड में नहीं चर सकता है, अगर इस गांव का विलेज कम्युनिटी ना चाहे तो। विलेज कम्युनिटी चाहता है, अगर चल रहा है तो कोई बात नहीं, अगर पूरा गांव वाला डंडा लेके निकल गया तो नहीं चला सकता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है 37 का 2, नो चार्ज, कोई भी आदमी चाहे विलेज जो भी मालिक हो, लैंडलॉर्ड भी इस पे चार्ज नहीं कर सकता, कोई भी आदमी चार्ज नहीं कर सकता ग्रेजिंग के लिए, बस यही है 37। 38 क्या कहता है, 38 कुछ नहीं कहता है, बस इसी का थोड़ा सा एक्सगैगरेट फॉर्म है, पता नहीं क्यों 37 38 बना दिया है हमें परेशान करने के लिए, इसी में जोड़ दिया जा सकता था वही वर्ड सेम। यही कहता है 38 की, नो ग्रेजिंग लैंड टू बी कल्टिवेटेड लिखा है, मतलब यही, इसी को लिख लीजिए, सेम वे से कर सकते हो, नो ग्रेजिंग लैंड टू बी सेटल्ड, सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं ग्रेजिंग लैंड का, ठीक है। बुक्स में ये में जो सेक्शन है उसमें कल्टिवेटेड वर्ड यूज किया गया है, लेकिन इसका यही मीनिंग है, नो ग्रेजिंग लैंड टू बी सेटलमेंट, टू बी सेटल्ड। इसमें क्या कहा गया है, 1 नंबर में ही लिखा गया है कि नो ग्रेजिंग लैंड टू बी सेटल्ड, या टू बी कल्टिवेटेड और सेटल्ड फॉर अदर पर्पस, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है 38 का 2, जिसकी जिक्र अभी हम लोग 37 में किए थे, कि डीसी
डीसी को अगर लगता है कि उस गांव का गोचर जगह या ग्रेजिंग लैंड पूरे गांव के क्षेत्रफल के 5% से भी कम है, तो वो वैकेंट होल्डिंग जो था ना, या वैकेंट होल्डिंग या वास्ट लैंड, उसमें से कुछ जगह लेके गोचर भूमि बना सकता है। कैन सेट अपार्ट वन डीसी में सेट अपार्ट ग्रेजिंग लैंड फ्रॉम वैकेंट होल्डिंग और वेस्ट लैंड। क्लियर? वेस्ट लैंड और वैकेंट होल्डिंग से सेट अपार्ट मतलब अलग कर सकता है ग्रेजिंग लैंड को। कब? जब डीसी को लगेगा कि इस गांव में ग्रेजिंग लैंड इस गांव के टोटल क्षेत्रफल का 5% से कम है, तब बस यही है। इसमें सेट अपार्ट भी कर सकता है। 39 क्या करता है? 39 रेट के राइट्स के बारे में बात करता है। 39 क्या कहता है? एक रेट्स को राइट दिया गया, रेट्स राइट टू एक्सकैवेट बॉन्ड और अदर रिजर्वियर, तालाब, पॉन्ड हो गया, आहार हो गया, चैनल हो गया, अदर रिजर्वायर। ठीक है, ये सब एक राइट दिया गया है। ठीक है, मान अदर देन हिज ओन होल्डिंग, अदर देन हिज ओन होल्डिंग मतलब रैयत का अपना जमीन, अपने जोत को छोड़ के भी अधिकार दिया गया है कि तुम किसी लैंडलॉर्ड के जमीन पे कुआं खोद सकते हो। किस लिए? पानी पीने के पर्पस में या फिशिंग के पर्पस में, मछली का पालन करने के लिए, जीविका के लिए। लेकिन उसी टर्म और कंडीशन जो लैंडलॉर्ड और जो रैयत कुआं खोद रहा है, उन दोनों के बीच में समझौता हुआ होगा, उस समझौता की शर्तों के तहत। मतलब इसमें दिया गया राइट क्या है? रैयत की लैंडलॉर्ड के जमीन पे कुआं खोद सकता है या अदर रिजर्वियर खोद सकता है, पॉन्ड हो गया, चैनल हो गया है, दूसरे के जमीन, अब अदर देन हिज ओन होल्डिंग, अपने जमीन के अलावे दूसरे के जमीन में। जिस दूसरे के जमीन में वो कुआं खोलेगा वो अब लैंडलॉर्ड हो जाएगा। उसके बीच में जो समझौता होगा उस टर्म के अनुसार ये रैयत काम करेगा। और मछली भी पालन कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, यही कहना है इसका। लैंडलॉर्ड शैल नॉट, और यहाँ पे एक पॉइंट और भी लिखा है कि शैल, यहाँ पे लैंडलॉर्ड को पावर को कर्टेल किया गया है थोड़ा, कि अगर जरूरत है रैयत को पानी पीने के लिए तो लैंडलॉर्ड उसको मना नहीं कर सकता कि भाई कुआं खोद लो मेरे जमीन में। ठीक है, वो विदाउट वैलिड रीजन मना नहीं कर सकता है। अगर वैलिड रीजन की वजह से मना, अगर किसी रीजन की वजह से मना कर सकता है तो रैयत पहुंच जाएगा सीधे डीसी के पास, और डीसी को पास बताएगा हमारे लिए तो बहुत जरूरी है, हम पानी कहाँ से पियेंगे भाई, हम पानी का कोई ठीक ठिकाना ही नहीं है, हमारा मर जाएंगे ना। तब वो लैंडलॉर्ड को बोलेगा कोई वैलिड रीजन है, अगर वैलिड रीजन है तो डीसी बोलेगा भाई क्या इसके लिए कुछ दूसरा उपाय दिया जाएगा। अगर वैलिड रीजन नहीं है तो डीसी बोलेगा कोड़ो तुमको, हम देखते हैं। 39 बस इतना ही कहता है। अब 40, 41, 42 तीन धाराएं, 3 सेक्शन बच गई, उसको हम लोग देखते हैं। 40 क्या कहना चाहता है? देखिए इसी से थोड़ा यहाँ पे हमने क्या कहा, फिशिंग के लिए भी खोद सकता है कौन, यहाँ हमने बताया ना। उसी चीज का 40 नंबर में थोड़ा सा विस्तार से कह रहा है। 40 नंबर क्या है? राइट ऑफ फिशिंग इन ए टैंक मतलब कुआं या तालाब, इन ए टैंक नॉट टू इंटरफेयर अदर रेयर्स राइट। ठीक है, आप देखिए राइट ऑफ फिशिंग, आप मछली पालने के लिए कुंड बना लिए हो लैंडलॉर्ड के साथ मिलके, लैंडलॉर्ड ने भी कुछ पैसा लेके दे दिया है, लेकिन उस जो टैंक है वो टैंक का क्या यूज हो रहा है? यहाँ तो टैंक बनाने की बात कही गई थी 39 में कि टैंक बनाएगा वो खुद ही। यहाँ पे कहता है अगर बना हुआ
लैंडलॉर्ड का पॉलिसी बना हुआ टैंक है, उसमें अगर कोई रैयत मछली पालने के लिए यूज कर रहा है, रैयत और लैंडलॉर्ड के बीच समझौता हो गया, हाँ भाई 200 रुपया देंगे या आधा मछली मुझे देना, तो इसका मछली पाल यहाँ पे रैयत को राइट मिल गया मछली पालन का, ठीक है। लेकिन इसी तालाब का पानी यहाँ के गांव वाले बगल वाले और रैयत सिंचाई के लिए यूज कर रहा है। अब ये कह रहा है कि भाई कि अगर पानी हमारा लोगे तो क्या मेरा मछली मर जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन के लिए ये बनाया गया है राइट टू फिशिंग। हाँ, तुम्हारा फिशिंग करने का अधिकार है, लेकिन तुम विदाउट इंटरफियरिंग अदर रेट्स राइट, अदर रेट्स का भी तो राइट था पानी लेने का इस तालाब का, तो उस आपको उतने दूर तक अधिकार है फिशिंग का कि दूसरे रेट्स के राइट्स को हार्म ना हो। ये 40 कहता है। 41 कहता है पहाड़िया विलेज के बारे में बात करता है। भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहाड़िया विलेज, ये विलेज को पहाड़िया विलेज घोषित कौन करता है, दैट इज आयुक्त, कमिश्नर, ठीक है। प्रमंडल का हेड जो होता है कमिश्नर, वो घोषित करता है किसी गांव को पहाड़िया विलेज। इसमें कहता है नो सेटलमेंट ऑफ, कितना होगा 41 होगा। 41 कहता है नो सेटलमेंट ऑफ विलेज वैकेंट होल्डिंग एंड वास्टलैंड ऑफ पहाड़िया विलेज, ऑफ पहाड़िया विलेज, ऑफ पहाड़िया विलेज विथ नॉन पहाड़िया, विथ नॉन पहाड़िया। किसी पहाड़िया विलेज के पास अगर वैकेंट होल्डिंग है, उसका सेटलमेंट आप नहीं कर सकते हो किसी नॉन पहाड़िया के साथ। उसका सेटलमेंट अगर करिएगा तो पहाड़िया ही रैयत होना चाहिए। क्लियर। 42 क्या कहता है, 42 कुछ नहीं कहता है, इजेक्टमेंट। इसमें इजेक्टमेंट ऑफ पर्सन, इजेक्टमेंट मैंने हटाना, इजेक्टमेंट में हटाना, इजेक्टमेंट ऑफ पर्सन who are unauthorized, who are using unauthorized cultivated land। देखिए डीसी पास करेगा एक ऑर्डर ऑफ इजेक्टमेंट। ऑर्डर ऑफ इजेक्टमेंट होने कि उसको बाहर निकालना। अगर कोई भी आदमी लाठी डंडा या बलपूर्वक या छल कपट से कोई भी कल्टीवेटेड लैंड को, किसी भी कल्टीवेटेड लैंड को अनऑथराइज वे से अगर हड़प के रखा है, अनऑथराइज वे से हड़प के रखा है, तो उसको ऑर्डर ऑफ इजेक्टमेंट पास करेगा लैंडलॉर्ड के एप्लीकेशन पे, या फिर मूल रैयत के, या विलेज एडमिन के, या आसपास के जमाबंदी रैयतों के एप्लीकेशन में कौन इजेक्टमेंट ऑफ ऑर्डर पास करेगा, डीसी पास करेगा। बस यही है सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड एंड वैकेंट लैंडिंग। वेरी इजी चैप्टर है दोस्तों। धन्यवाद आप लोग।